हेलो एवरीवन, वेलकम बालाजी क्लासेस में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी और क्लास 6 की। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं लास्ट चैप्टर तक। हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं 11 चैप्टर। और लेक्चर जो ए लिखा होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है लेक्चर। आज ही हमारा 13 है। और लेसन अगर बात करें, लेसन की बात करें तो लेसन हमारा है आज ये जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं 12। और क्लास 6 की एनसीईआरटी का ये लास्ट लेक्चर है। इस प्रकार हम लोग आज क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी हिस्ट्री की बुक फिनिश कर लेंगे। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आप क्लास 7 की हिस्ट्री लेके आएँ या फिर क्लास 6 की जियोग्राफी या फिर क्लास 6 की जो है सिविक्स वगैरह और जो चीज़ें हैं क्लास 6 की। हम दो टॉपिक में से स्टार्ट कर सकते हैं। कह देंगे तो आप क्लास 6 की जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे या फिर पहले क्लास 7, क्लास 8 और 9 इस तरह से करके सभी क्लासों की हम लोग केवल जो है हिस्ट्री कवर करेंगे। तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर बता दीजिएगा कि अगले लेक्चर में आप क्या देखना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 12। और आज से जो है इस प्रकार जो है ये लेसन पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लेसन नंबर जो 12 है लिखा है इमारतें, चित्र तथा और किताबें। एक बार स्टार्टिंग में बता देते हैं, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मन हो तो अच्छा लगे तो, नहीं तो ना करें। लाइक अच्छी लगी तो कर दें, अगर वीडियो ना अच्छा लगे तो ना लाइक करें। कोई कंपलसरी नहीं, बस मेरा सिर्फ ये मानना, मेरा मोटो है कि मेरी बात बच्चों तक पहुँचनी चाहिए और सभी बच्चों को एनसीईआरटी क्लियर करनी चाहिए अपने बेसिक फाउंडेशन मजबूत करने के लिए। चैप्टर है इमारतें, चित्र तथा किताबें। क्या है? इमारतें, चित्र तथा किताबें। आइए देखते हैं। लिखा है मरुतसामी और लौह स्तंभ। क्या लिखा है? मरुतसामी और लौह स्तंभ। आगे कहानी इसकी शुरू करते पढ़ते हैं। मरुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बैठकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। कहाँ ले आया? कुतुब मीनार दिखाते हुए वह जो है प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। तो बहुत छोटी सी बात है। कुतुब मीनार के बारे में जिन लोगों को पता होगा वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका निर्माण किसने कराया और ये कहाँ है। ठीक है, आगे बात करें। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैप के सहारे, रैप मतलब ढलानदार जो सीढ़ियाँ होती हैं उन्हें रैप कहा जाता है, आना काफ़ी मुश्किल था। लिखा है अपने इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो आइए देखते हैं, ये है मरुतसामी जो कि एक विकलांग था। अब बात करें लौह स्तंभ क्या है। जो मरुतसामी फिगर दिख रहा होगा, लिखा है लौह स्तंभ। बात करें महरौली दिल्ली। कहाँ? महरौली दिल्ली। ये लौह स्तंभ है। आपको पूरा फिगर ये देखिए, ये लौह स्तंभ है, ये यहाँ से नीचे से है पूरा। ठीक है, इसकी काफ़ी हाइट है। ये देखिए पूरा लौह स्तंभ आपको इमेज में दिख रहा होगा। पूरा लौह स्तंभ ये देखिए, पूरा लौह स्तंभ ये यहाँ तक, ये पूरा लौह स्तंभ आपको दिख रहा होगा। बात करें लौह स्तंभ तो कहाँ है लौह स्तंभ। चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं चैप्टर पे। लिखा है ये लौह दिल्ली। कहाँ पे? आप इसका जैसे इस समय इसका क्या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जब मैं हाईलाइट कर दूं, टीच कर दूं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। के परिषद में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। आज से कई साल पहले इतना कुतुब मीनार कैसे खड़ा किया गया होगा? कहाँ? महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिषद में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इससे हम कह सकते हैं कि इतनी सारी टेक्निक ना होने के बाद भी इतनी कुशल कारीगरी की गई होगी। इसकी ऊंचाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे स्टार टिक कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर। 7.2 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7.2 मीटर और इसकी ऊंचाई है 7.2 मीटर। और वज़न है इसका 3 टन, यानी 3 टन इसका वज़न है। यहाँ से सबसे पहले ही हमें पहली ही लाइन से बहुत ही अच्छी बात मिल गई। पूछा जा सकता है कि जो महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा लौह स्तंभ, यानी कुतुब मीनार के परिसर मतलब जो क्षेत्र में एरिया, कुतुब मीनार के पास कह सकते हैं आसान भाषा में हम लोग। जो बच्चे बहुत आसानी से नहीं समझ पा रहे उनके लिए हम ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। लिखा है जिसकी ऊंचाई 7.2, जैसे मधुकर सर प्रयोग करते हैं। एक शब्द आपने बहुत आसानी से सुना, अगर आप कोई लोग मधुकर सर को जानते हैं तो एक शब्द प्रयोग करते हैं लाल व लाली। और एक शब्द ऐसा प्रयोग कर, जैसे यहाँ पर आपको जब कोई बात उनकी नहीं समझ तो उसको का समझने को कहते हैं गरीब बच्चा। तो उनकी भाषा में अगर बात करें तो जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बच्चों का उनका कहने का मतलब ये होता है तात्पर्य कि जो दिमाग में मतलब बहुत बड़ी बात नहीं समझ पाते, छोटी बात समझने की कोशिश करते हैं, बड़ी चीज़ों को नहीं समझ, उन्हें गरीब बच्चे कहते हैं मधुकर सर की भाषा में। तो मधुकर सर कहते हैं हमेशा गरीब बच्चे से समझना चाहें तो समझ लें कि लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास है। अगर परिसर शब्द नहीं समझ पा रहे हैं तो जिसकी ऊंचाई 7.2 है, 7.2 मीटर में है और
वजन 3 टन है। वजन कितना है? 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 मोस्ट इंपॉर्टेंट कब टाइम हुआ था? 1500 साल पहले हुआ था। इससे इतने सालों से पहले ना ही कोई बड़ी टेक्निक, फिर भी कहा जाता है कि आज उन जो है इतना बड़ा लौह स्तंभ खड़ा कर दिया। कुशलता की अद्भुत जो कुशलता का एक उदाहरण है। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इस पर जो स्क्रैच करके कुछ लिखा गया था। इसमें क्या बात करते हैं आगे समझ लीजिए। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है। चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश हम गुप्त वंश के विषय में अध्याय 11 में हमने बहुत सारे वंशों के नाम पढ़े। मैंने कहा था इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस सीक्वेंस में चाहे तो आप लिख सकते हैं। आगे बात करिए। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगी। इसलिए हो सकता है कि उच्चम क्वालिटी का लोहा रहा होगा। आगे बात करें, फिर भी जंग नहीं लगी क्यों? आइए बात करते हैं और उनकी कुछ कुशलताओं की कहानी सुनते हैं। कहानी है ईंटों और पत्थरों की इमारतों हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्पूतों क्या हैं आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्पूत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्पूत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। हालांकि स्पूत विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते थे। उन सब में एक समानता यह है, प्रायः सभी स्पूतों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रहता था। इन डिब्बों इन डिब्बों में बुद्ध शरीर के अवशेष क्या होते थे? दांत, हड्डी, राख। हमने बुद्ध जी के स्पूतों के विषय में पिछली क्लासों में सब पढ़ा है। उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के अथवा कीमती पत्थर रखे जाते थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्पूत के आकार तो भिन्न भिन्न होते, लेकिन इनके अंदर क्या होते थे? दांत, हड्डी, राख या फिर पत्थर या कीमती सिक्के रखे जाते हैं। इसे धातु मंजूषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं? इसे धातु मंजूषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे धातु मंजूषा क्या कहते हैं? इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्पूत धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंट से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उसे गुम्मदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया जाता था। कहता जाता था कि स्पूत की बात की, इसको एक बार फिर से क्लियर करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। देखिए लिखा स्पूत लिखा है हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्पूत जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्पूत शब्द का शाब्दिक अर्थ टीला। क्या होता है टीला? मतलब समझ सकते हैं गरीब बच्चे, एक ऊंचा सा उठा हुआ स्थान। किसी बहुत बड़े मैदान में कोई ऐसा स्थान दिखे जहाँ किसी मिट्टी का ढेर हो, कोई स्थान थोड़ा सा ऊंचा हो, उसे हम टीला कह सकते हैं। अगर बात करें मधुकर सर की लैंग्वेज में, हालांकि स्पूत विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे या कभी बड़े छोटे होते थे। उन सब में एक समानता है, प्रायः कभी स्पूतों के समानता क्या थी? सिमिलरिटी ये थी सभी में कि प्रायः सभी स्पूतों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। क्या होता है? स्पूत जो टीला होगा, तो टीले को अगर आप खोलेंगे, हटाएंगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा? एक छोटा सा डिब्बा मिलेगा और उसके अंदर क्या होते थे? किसी स्पूत के अंदर दांत, किसी हड्डी, किसी हड्डी दांत रख कर उसी के ऊपर जो बड़ा सा ढेर बना दिया जाता था। जैसे कह सकते हैं हम ज़मीन के अंदर मृतक को रख के उसके ऊपर जो समाधि बना देते हैं, पहले मिट्टी चढ़ा देते हैं, फिर उसके ऊपर हम दीवारें बनाकर सीमेंट की समाधि बना देते हैं पत्थर की। तो उसी तरह स्पूत भी बनाए जाते रहे होंगे। अब आप समझने में, आप इस लैंग्वेज से आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। आगे बात करें, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। जैसे जब मृतक आदमी बन जाता है, उसको जम के दफनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। उसी तरह जहाँ स्थान पर इनके दांत, हड्डियाँ, डिब्बे, राख, सिक्के वगैरह दफनाए जाते हैं, उस स्थान को हम सरल भाषा में, गरीबों की भाषा में हम क्या कह सकते हैं? उसको हम कह सकते हैं धातु मंजूषा कह सकते हैं। लिखा है आरंभिक स्पूत धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था, बाद में टीले को ढक दिया जाता था। इस काल में गुम्बदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर को ढक दिया जाता था। अब आसानी से समझ में आ गई होगी बातें। आगे बात करें, ये यहाँ पर कुछ देखते हैं। ये फिगर जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, ये फिगर जो आपको दिख रहा है, ये इसको पढ़ते फिर इस फिगर की कहानी समझते हैं क्या है। लिखा है प्रायः स्पूतों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार, कैसा? वृत्ताकार समझते हैं ना, वृत्ताकार
वृत्ताकार वृत्ताकार वृत्ताकार वृत्ताकार वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे जिसे प्रददीक्षा जिसे प्रददीक्षा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसे प्रददीक्षा पथ कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रददीक्षा पथ क्या होता था। जो स्पूत होते थे, जैसे हम कह सकते लोगों की समाधियाँ होती थी, उसी प्रकार का स्पूत होता था। और स्पूत के चारों समाधियाँ थोड़े छोटे लेवल पे होती, समाधियों की ऊंचाई बहुत कम होती, लेकिन स्पूत की ऊंचाई हाइट ज़्यादा होती थी इस रास्ते में। आगे बात करें तो इसको जो वृत्ताकार पथ होता था, उस रास्ते जो इसे क्या कहते थे, जिसे क्या कहते थे, जिसे प्रददीक्षा कहा जाता था, प्रददीक्षा कहा जाता था। आगे बात करें, इस रास्ते को रेलिंग, क्या लिखा, रेलिंग से घेर दिया जाता था, यानी बाउंड्री चारों तरफ घेर दी जाती। इस रास्ते को किससे, इस रास्ते को रेलिंग यानी कि चारों तरफ बाउंड्री कर दी जाती थी। रास्ते को रेलिंग यानी बाउंड्री से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कहते थे, जिसे वेदिका कहते हैं, वेदिका कहा जाता है। और वेदिका के बारे में जिन बच्चों ने ज्योग्राफी डिस्कस किया होगा, वहाँ पर वेदिका एक प्रकार की, वहाँ पर वेदिका शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वो वेदिका दूसरी थी। वो जो ज्योग्राफी वाली वेदिका होती है, उसमें जो कृषि करने के लिए जो पहाड़ों पर जो कृषि करी जाती है, उसकी कृषि करने की पहाड़ों पर जो ट्रिक होती है, टेक्निक होती है, जो तरीका होता है, उसे वेदिका कहा जाता है। आगे बात करें तो वेदिका यहाँ पर क्या होती थी, जो स्पूत होता था उसका जो वृत्ताकार रास्ता होता था, जिसे प्रददीक्षा कहते थे, प्रददीक्षा पथ कहते थे, उसके चारों स्पूत के चारों क्या होती है, रेलिंग होती थी। और इसी रेलिंग को हम लोग वेदिका कहते हैं, रेलिंग को ही वेदिका कहते हैं। जो बाउंड्री होती है उसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, यानी गेट लगा हो सकता, कह सकते हैं जैसे घरों में लोग बाउंड्री करवा देते हैं और गेट लगवा देते हैं, उसी प्रकार गेट लगा होता, प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है, ठीक है, प्रवेश द्वार होता है। प्रवेश द्वार वेदिका में प्रवेश द्वार होता है। वेदिका में क्या होता है, वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। और लिखा है, आगे बात करें, रेलिंग तथा तोरण, मोस्ट रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदरता और कलाकृतियों से सजे होते थे। तोरण कह सकते हैं पत्ते, आपने जब सुना होगा, जब कई अवसर होते हैं, जैसे जो है लोग घरों के जो है मेन गेट पर जो लोग बांध देते हैं, जो डिज़ाइन वाले जो कुछ झालर होते हैं, या फिर जो है पत्ते, जैसे जो है अशोक के पत्ते और आम के पत्तों को जो एक साथ एक डोरी में कर उसे जो है मेन गेट पर लगा दिया जाता है, इसे हिंदी भाषा में हम लोग तोरण कहते हैं। ये जी हाँ, तोरण शब्द का आप जरूर समझिए। तोरण क्या होता है, पत्तियों द्वारा जो अशोक की पत्ती और आम की पत्ती को एक रस्सी में गुह कर माला टाइप बनाकर कह सकते हैं, ठीक है, और मेन गेट पर जो लोग लगा देते हैं उसे ही तोरण कहा जाता था। तो जो इनकी मूर्तियाँ होती थी, इनके सुंदरता के लिए कह सकते हैं, जो इनके स्पूत होते थे उनकी सुंदरता के लिए उन्हें तोरण वगैरह लगाए जाते थे। आगे बात कला, मूर्तिकला की सुंदरता कलाकृतियों में सजी होते थे और मूर्तियों में डिज़ाइन बनी होती थी और सजाया जाता था। मानचित्र 7 पृष्ठ में कभी एक भव्य स्पूत हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्पूत को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उभेरे गए। आगे बात करें, कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं का मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं, पहाड़ों को क्या काट दिया था, बनावटी गुफाएं बना। जैसे कि अब होता है, जब हमें रेल लाइन बिछाई जाती है, और एमपी वगैरह में जो रेल लाइन बिछाई गई है, अपने घर गए होंगे तो देखा होगा, कई बार जो गुफा के बीच से ट्रेन निकलती है, तो यहाँ जब गुफा के बीच से निकलती है तो क्या गुफा क्या होती है, वही पत्थर बड़े बड़े होते हैं, वहाँ से रेल लाइन बिछाते हैं, वहाँ पत्थर बीच से काट दिए जाते हैं, तो रेल की पटरी बिछा दी जाती है, गुफा हो जाती थी। इसी प्रकार कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह के कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। आगे बात करें, इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिर जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण फिर एक इम्पॉर्टेंट वाला स्टार मार्क करने वाला बात आ रही है। क्या स्टार मार्क करने वाली है? मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। क्या होता था? मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। यहाँ मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित कौन होते हैं? पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पुरोहित ऐसे स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, यानी पूजा पाठ कराते थे। आगे बात करें, पूजा पाठ कराते थे, पूजा पाठ करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतर गांव यहाँ से इम्पोर्टेंट है।
भीतरगांव जैन मंदिर और उसके द्वारा काफ़ी ऊंचाई पर निर्मित किया गया है, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण में कठिन कार्य के लिए सावधानी 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 अभी दिखाते हैं। सावधानी बात कंप्लीट कर ले। सावधानी से योजनाएं, सावधानी से योजना, सावधानी से योजना 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 बनानी पड़ती है। अधिकतर मंदिरों में मंडप, क्या अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है। मंदिर में मंडप क्या होता है? वह बीच का स्थान जहाँ पर बैठा करते होंगे पुरोहित, पूजा पाठ क्या होते हैं, उसके ऊपर छत होती होगी, उस स्थान को थोड़ा सजाया जाता होता, उसे मंडप कहते हैं। यह एक सभागार होता था। सभागार मैंने बता दी, वही स्थान जहाँ पे सब लोग सभा लगाते, इकट्ठा होते, यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। जैसे मंडप, अब के मंडप और तब के मंडप में कोई डिफरेंस नहीं होता था, लेकिन मंडप तब मंदिर में होते थे। आगे बात करें महाबलीपुरम में एहोल, कोठगुड़ो, इन शहरों में पत्थरों के बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। अभी ऊपर उनके विषय में देखते हैं। सबसे पहले इस गुफा के विषय में, जो ये फिगर था इसके विषय में डिस्कस करते हैं। क्या लिखा है ऊपर? सांची का महान स्फूत। ये कुछ स्फूत, ये देखिए स्पूत है। ये आपको थोड़ी सी इमेज कम क्लियर आ रही होगी, ठीक है, लेकिन ये क्या है? एक प्रकार का स्पूत है। बुक में भी ऐसी ही क्लियर इमेज नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का स्पूत है जिसे आप देख रहे हैं। अगर क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक है तो इसे देख लीजिए, वरना आपको देखने की कोई जरूरत खास बात नहीं है। तो क्या है? प्रकार का स्पूत है। इसके विषय में क्या विस्तार बताइए? देखो सांची का है। कहाँ है? सांची है। सांची कहाँ? MP मध्य प्रदेश है। सांची का महान स्पूत मध्य प्रदेश में। इस तरह के स्पूतों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। क्या हुआ? एक स्पूत बनाने के लिए कई साल तक चलता रहा। आगे बात करें इस स्पूत में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के ज़माने का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अशोक के बारे में क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अशोक जी को जानते हैं। तो इसमें क्या किया गया? ईंटों का प्रयोग कब? अशोक के यानी अशोक जी ने इस स्पूत की मरम्मत कर। आगे बात करें जब रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए, लेकिन रेलिंग और प्रवेश द्वार जिनकी रेलिंग होती थी, है ना, उस प्रवेश द्वार वगैरह था, गेट लगाए थे, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लिखा जोड़े गए थे। आगे बात करें, आगे बाएँ में एक फिगर भी दिखेंगे। अमरावती का एक शिल्पकृत है। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। लिखा बाएं में एक अमरावती। ये देखिए इसमें क्या क्या वर्णन किया गया है। ये इस फिगर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हाथी वगैरह वर्णन किया गया है। देखिए हाथी बने हैं और जो है लोग बने हुए यहाँ पर देख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं। ये देखिए लोग हैं, ये सारे व्यक्ति बने हुए दिख रहे हैं। इसमें घर और खिड़की होगी शायद। ये देखो यहाँ से फिगर दिखाई, यहाँ से लोग देख रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई युद्ध वगैरह शायद चल रहा होगा, उसका कुछ जिक्र। देखो लोग यहाँ पर हाथ जोड़े भी खड़े हैं, यहाँ शायद फाइट वाइट हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। जो कुश्ती वगैरह, हाथी वगैरह भी यहाँ देखो शायद लड़ाई वगैरह चल रही है, कुछ इस युद्ध का शायद वर्णन किया गया होगा, ठीक है। तो जो ये स्पूत बना है, स्पूत यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो स्पूत की रेलिंग होती थी उसे वेदिका कहते थे। पहली बात, स्पूत की रेलिंग को क्या वेदिका कहा जाता था, एक बात। दूसरा, जो रेलिंग होती थी उसे क्या वेदिका कहते थे। और जो उसके चारों तरफ जो वृत्ताकार रास्ता होता था, वृत्ताकार कैसा? वृत्ताकार रास्ता ऐसा, वृत्ता ऐसा होता है। क्या होता है? अंडाकार कह सकते हैं। वृत्ताकार मतलब गोल पूरा गोल होता है। गोल में क्या होगा? गोल की परिभाषा डिफिनेशन, सेंटर से सारी तरफ की दूरी सेम होती है। सभी तरफ की दूरी सेंटर की क्या होती है? सेम होती है। लेकिन वृत्ताकार में कुछ ऐसा होता, ऐसा पथ होगा वृत्ताकार, ठीक है। यानी सेंट्रल से यहाँ की ज़्यादा दूरी होगी और सेंटर से यहाँ की दूरी कम होगी। आप मैथ में पढ़ते हैं तो ये गोल और वृत्त की डिफिनेशन आपको क्लियर होगी कि गोल और वृत्त में क्या डिफरेंस है। तो वेदिका क्या होती थी? जो इसकी रेलिंग होती थी उसे वेदिका कहते थे, ठीक है। प्रवेश द्वार में जो तोरण वगैरह लगाया जाता, सजाया जाता था। और वृत्ताकार जो रास्ता होता था उसे प्रदीक्षा कहा जाता था ना। और इन स्पूत के बाद में, और स्पूत के विषय में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनमें गुंबदनुमा ढांचे को तराशा जाता था और जिस पे धातु मंजूषा कहा जाता था ना। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से सारे शब्द। चले आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस स्पूत के विषय में देखा, इसके विषय में देखा। तो स्पूत कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जो है सांची का स्पूत है, ठीक। तो इसकी रेलिंग बाउंड्री वगैरह बनाई गई है वो बात के अशोक के टाइम के। इसमें ईंटें जो लगी, अशोक के विषय में चैप्टर 8 में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये यहाँ कुछ फिगर वगैरह देख रहे हैं, लिखा ये क्या है? बाएँ में उत्तर में भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर, देखो जैन मंदिर है, ठीक है। बाएं में देखिए ये जो एक मंदिर दिख रहा है, ये देखिए ये भी फिगर दिख रहे हैं। तो ये देखिए ये क्या है? मंडप वगैरह की व्यवस्था मंदिर में बताई गई है, ठीक है। आगे ये बाएं में जो मंदिर इसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है? बाएं उत्तर प्रदेश भीतरगांव में एक आरंभिक मंदिर, यहाँ लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। बाएं में, और दाएं में क्या है? दाएं में महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक क्या कहते हैं? एकास यानी मोनोलिथ। क्या कहा जाता है? एकास यानी मोनोलिथ कहा गया है। मोनोलिथ कहा गया है। तो देखिए यहाँ ये महाबलेश्वर मंदिर है। क्या है?
भीतरगांव का कहाँ का है, मीतरगांव का महाबलीपुरम है। भीतरगांव का महाबलीपुरम है, क्या है, महाबलीपुरम है। और ये जो है एक कहते हैं ये एक पहाड़ थे, इनको तराश कर डिज़ाइन करके ये जो मंदिर दिख रहे हैं ये पहाड़ थे, इनको तराश करके डिज़ाइन करके ये बनाए गए होंगे, ठीक है। और ये जो है महाबलीपुरम वाला हो गया, ठीक है, दोनों मंदिर हैं, ठीक है। इसे कहते क्या कहते हैं, एकास्म कहते हैं, एकास्म के मोनोलिथ, मोनोलिथ एकास्म कहते हैं, मोनोलिथ कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करें मोनोलिथ कहा जाता है। आगे बात करें एकास मोनोलिथ कहा गया है ईंटों के बनाए जाने वाले मंदिरों को, इससे यह बिल्कुल भिन्न होता था। ईंट से बनी इमारत के नीचे ईंटों की एक तह जोड़ने हुए ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराशने कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते थे। मोस्ट बट जैसे हम बाउंड्री जब दीवार बनाते हैं, ईंटों से कोई मंदिर बनता है तो पहले नीचे नींव होगी, फिर एक ईंटा, फिर उसके में अगला ईंटा, फिर अगला ईंटा पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में, फिर वहाँ पर दूसरे स्टेप में फिर ईंटा, फिर ईंटें जोड़ते हुए ऐसे ईंटें जोड़ते बनेंगे। लेकिन अब हमको डिफरेंस कैसे मालूम हो कि ईंटें से नहीं बनाया गया होगा, ये पत्थर तराश कर, क्योंकि जो पत्थर तराश कर बनाए गए और टेम्पल होते बनाए गए वाले टेम्पल होते हैं, उन टेम्पलों में मंदिरों में एक विशेषता होती है, यह मंदिर बिल्कुल भिन्न है। क्या है, भिल्क है। ईंट से बनी इमारतों को नीचे से ईंट की एक तह जोड़ी जाती है, यानी कि एक स्टेप ईंटें चली जाती है, लेकिन ऊपर इसे ऊपर की ओर से ले जाते हैं। लेकिन ये मंदिर क्या हुआ है, ऊपर से, जैसे लग रहा है कि ऊपर से बनाया गया, यानी बहुत बड़ा पत्थर रहा, पत्थर के ऊपर पहले चढ़ गए होंगे, पत्थर के ऊपर क्या हुआ, चढ़ गए, फिर ऊपर से तराशते काटते डिजाइन बनाते नीचे चले आए होंगे। जबकि चट्टान को तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर के पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। जैसे इस फिगर दिख रहा है, सपोज कि ये फिगर है, तो इसको अगर मंदिर में बनाया जाना है तो सबसे पहले इस पत्थर पर आके किसी प्रकार से पत्थर इस यहाँ जो है एकदम टापू होता है, ऊपर ये यहाँ चढ़ गए होंगे, फिर इनको तराशा होगा, तराश कर इसको जो है आकर दे दे, फिर नीचे आ गए, फिर इसको तराशा होगा, फिर और नीचे आ गए, फिर इनको ऐसे तराशा होगा, ये चीज़ें करते रहे होंगे, ठीक है। जिन मंदिर आगे लिखा है, इन मंदिर को बनाते समय काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। पहले चढ़ने की समस्या, उतनी ऊंचाई पर वहाँ से गिरने का डर रहता होगा, है ना। आगे बात करें हम, आगे लिखा बाएं ए होल, नाम याद रखना, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर भी कहते हैं इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए उस नाम को हमको लर्न करना, रटना। ए होल का क्या नाम है इसका, एहोल का दुर्गा मंदिर है, ये देखिए, ये दुर्गा माता जी का मंदिर एहोल का है, ये भी बनाया गया होगा। ये देखिए जो मंदिर देख रहे हैं इसका नाम जरूर याद रखिए, एहोल, क्या नाम है, एहोल। आप नाम याद रखेंगे क्योंकि कभी क्वेश्चन आंसर में आपकी इनके नाम की जरूरत पड़ेगी, और आपके एग्जाम में किसी भी क्लास में है, किसी भी परीक्षा तैयार करते हैं तो ऐसा नहीं पूछे जा सकते हैं। क्लास 6 की हिस्ट्री कोई बड़े क्लास की तो है नहीं, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं स्पूत। आगे क्या बात करेंगे, स्पूत क्या होते हैं, ये विषय में हम पढ़ चुके हैं। आगे लिखा तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, अभी हमने पढ़ा मंदिर को। आगे स्पूतों तथा मंदिरों के बनाने की प्रक्रिया कई अव्यवस्थाएं आती थी, मतलब समस्याएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोद कर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्पूतों सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुँचाना होता था। यहाँ पत्थर को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों या चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगह पर इन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। आइए फिर इस बात के, ये उड़ीसा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ये बात आ गई है इंपॉर्टेंट, इसे स्टार टिक करेंगे, क्या करेंगे, स्टार मार्क करेंगे। इंपॉर्टेंट इसे ट्रिपल स्टार नहीं, डबल स्टार सिर्फ करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन डबल स्टार करते हैं। लिखा उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिल इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। आगे बात करें पृष्ठ 15 पर, आगे यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर। हमने पिछली क्लास में जो गुफाएं देखी थी उनको बहुत ज़्यादा तराशा नहीं जाता था, बस केवल ऐसे पहाड़ के नीचे, और मतलब कोई उस पर जो कारीगरी नहीं है, पहाड़ वो छोटे कटे, बस उसके नीचे बस एक थोड़ी सी बैठने की जगह हो जाती है। तो भिक्षु उस पर जो है क्या करते थे, वहाँ जाकर निवास करते, जिसे विहार वगैरह कहा गया था, वहाँ पर विहार कहा गया था। अगर आप लोग को नाम याद है, अगर सही से स्टडी के वीडियो देखें तो आपको जो उस स्थान को कहता था विहार कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर
लेकिन अब थोड़ी सी टेक्निक बढ़ गई। यहाँ पर देखिए ये वाला फिगर, ये फिगर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये वाला, ये इसमें देखिए इसमें क्या है, बढ़िया अच्छे से यहाँ जो है गैप वैप बनाया गया है ना, ये रास्ता यहाँ सामने गैलरीज टाइप बनाई गई होगी। इन स्थानों के यहाँ अंदर जाने के जो बनाए गए, इन स्थानों पर अंदर यहाँ बैठकर इन सब क्षेत्रों पर अंदर यहाँ जाकर बैठकर जो है बिच्छू ध्यान किया करते। बड़ा होता तो वो इतना बड़ा नहीं होता, तो बस उतने उसमें केवल से छत होती थी, हमने पिछली क्लास में देखा, पिछले वीडियो में, और यहाँ छत होती थी और बस इसके नीचे थोड़ा सी जगह होती थी, 1-2 सीट, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से व्यवस्था से बनाया नहीं गया। तो लेकिन अब ये क्रमबद्ध तरीके से किया गया, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय, कहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम कहाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय, ठीक है, म्यूजियम नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र है। क्या तुम यहाँ देख पा सकते हो कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई होगी। आइए देखिए, ये फिगर है, ये इस फिगर को भी देख रहे हैं, ये देखिए एक चित्र है, कह सकते हैं। ये देखो ऐसे पत्थरों को लोग लगे हुए हैं और पत्थर से, ये देखो पत्थर है इनके पास, ये कुछ नुकीले औजार हैं इनके, क्या हैं ये नुकीले औजार हैं, सबके पास नुकीले औजार दिख रहे हैं, क्या हैं ये देखो, ये सबके पास क्या है, नुकीले औजार हैं, इन सबके पास नुकीले औजार हैं। इन्हीं नुकीले औजारों से देखो ये स्क्रैच कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर स्क्रैच करके, जैसे पत्थर का टुकड़ा इतना बना हटा दिया, यहाँ हटा दिया, फिर उसी तरह से डिजाइन ये लोग बनाते चले गए होंगे। ये देखो पैर रखने के लिए कैसे, दीवार पे पहले थोड़ा सा जो है पत्थर था, इसको थोड़ा पत्थर काट दिया, इस स्टैंड टाइप बन गया, पैर रख के ऊपर चढ़ते हुए चले जाते रहेंगे ना, स्टेयर तो सीढ़ी वगैरह रही नहीं होगी। मैं देख सकते हैं कैसी प्रोसेस है, इसको ध्यान से देखिए आप 1 मिनट, ये देखिए कैसे स्क्रैच कर रहे हैं, बढ़िया। आज हथौड़ी नहीं है तो पत्थर ही, नुकीले पत्थर ही रहते हैं, या फिर लोहे के कोई औजार रहते हैं, इनसे स्क्रैच करके तोड़ कर स्क्रैच कर ये बनाया करते होंगे। देखिए पीठ पे कैसे जो है अपने औजार वगैरह रखे हैं, देखिए तब के इंजीनियर थे, अब के इंजीनियर के सामने फेल है ना। आगे बात करें, इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों का सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते होंगे। इसके अतिरिक्त इस पूतों मंदिरों में आने वाले भक्तों को उपहार अपने साथ लाते थे। इसमें इमारत की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों ने संघ ने सांची को एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी तोरण को बनाने का खर्च दिया था। किसने दिया था? श्रमिकों के संघ ने। श्रमिकों का ग्रुप होता था, और संघ उस वाला बौद्ध धर्म वाला संघ की भाषा हम पढ़ चुके, वो दूसरा संघ है। आगे इसकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी क्या होते थे? व्यापारी भी मंदिरों के लिए दान वगैरह किया करते थे। कृषक होते थे, क्या होते थे? और कृषक भी किया करते थे। माला बनाने वाले, इत्र वाले, लोहार, सुनार, ये सब थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग करते रहे होंगे। ठीक है, आगे ये देखिए, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर कुछ फिगर दिखाई जाए। आइए इसके विषय में करते हैं। तथा जिनके नाम खंभों, रेलिंग तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इसको बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। इन सब के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। अध्याय 9 में इतने में देखा कि तुम मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाओ। ठीक है, जो कैसे फिगर बने कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, आगे बात करें चित्रकला। आइए चित्रकला इन लोगों की कैसी थी, तभी तो शिल्पकला देखें। अब चित्रकला इन लोगों की कैसी थी, आइए बात करें इसके विषय में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चित्रकला के विषय में मानचित्र साथ अजंता को ढूंढो। आज वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए विहार थे। क्या थे? विहार। हमने बता दिया, विहार वही जहाँ रहते थे ना, विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों में रंग 15,000 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। उनको तो पता तो नहीं किसने, लेकिन महान कलाकार रहे होंगे। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए आकृति डिज़ाइन दिख रहा है। इसको बनाने वाले सब कलाकार वास्तव में ही बहुत ही अज्ञान, बहुत ही माइंड का लेवल बहुत। ये देखो जो फिगर बनाया गया है, यहाँ पर भी ये जो फिगर बनाया गया है, इनकी चित्रकला है, बहुत ही अच्छी चित्रकारी रही होगी ना। आगे चलें, आगे डिस्कस करते हैं। बस चैप्टर फिनिश लिखा है अजंता के चित्र। इनमें से प्रत्येक चित्र में जो वर्णन करो। देखिए तुमको जैसे क्या दिख रहा है, जैसे इस फिगर में क्या बहुत सारी हमको डिज़ाइनें दिख रही हैं वृत्ताकार में ना। वृत्ताकार में पहले यहाँ
प्रकार के फूल डिज़ाइन यहाँ पर डॉटेड 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 फूल डिज़ाइन बनाए गए हैं। इस प्रकार इन लोगों की चित्रकारी रही होगी। अगर आप जाएं अजंता की गुफाएं देखने तो वहाँ इनको आप ज़रूर देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, इन लोगों की चित्रकारी का एक जो है नमूना देखने को मिलेगा। आगे बात करें पुस्तकों की दुनिया, आइए बात करते हैं पुस्तकों की दुनिया क्या थी। पुस्तकों की दुनिया के विषय में, पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उस रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम महाकाव्य शिलप्पदिकारम, नाम याद रखिए शिलप्पदिकारम क्या था, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य था की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इनका भी नाम याद रखिएगा, इलांगो नामक कवि ने शिलप्पदिकारम, इलांगो नामक व्यक्ति ने शिलप्पदिकारम नामक जो है तमिल का महाकाव्य की रचना की थी। इसमें कोवल्लन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। इस महाकाव्य में क्या है, कोवल्लन नामक एक व्यापारी की कहानी है। यह सब थोड़ा सा अटपटे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तमिल लैंग्वेज के हैं। वह पुहार, क्या लिखा है, वह पुहार में रहता था। पुहार वहाँ का एक स्थान रहा होगा। बाद में अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार यानी कन्नगी की उपेक्षा वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। कहाँ मदुरै चले गए और वहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोल्लम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। इस प्रकार कहानी है ना। यानी कि यह है कन्नगी, वह और कहाँ रहते थे, कन्नगी पत्नी नाम था कन्नगी पुहार। कन्नगी की अपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगे थे। पुहार गांव में पहले रहता था। तो कन्नगी को छोड़कर फिर कहाँ चला गया, वो जो है माधवी को लेकर साथ हो सकता चला गया होगा। तो कहाँ चला गया था वो, पांडे चला गया था। और जौहरी कौन था, कोवल्लन ने इसे जो है क्या झूठा आरोप लगाकर इसे इसके जो है लगा दिया। और क्या किया, पांडे नाम के राजा ने इसे प्राणदंड दे दिया। ये किसकी कहानी है, तमिल के महाकाव्य की कहानी है। आगे बात करें कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, उसकी पत्नी थी, इस अन्याय के कारण दुखी और रोष से भर गई। यानी कि जो है कैसे रोध मतलब दुख से कह सकते भर गई। और उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। वो फुकाली जी आ गई, मदुरई शहर का विनाश कर डाला। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लेते रहेंगे। ठीक है, क्या कहा, मदुरई शहर का विनाश कर डाला। यानी कि कन्नगी कौन थी, उसकी पत्नी ने इस बात से उसे पता चला कि झूठे आरोप में फंसाया, तो इसलिए उनका क्या कर डाला, उस शहर का पूरा जो है विनाश कर डाला, है ना। आगे बात करें, उस राजा को भी शायद मृत्युदंड दे दिया होगा, मार डाला होगा। आगे कहानी पढ़ते हैं। तो ये महाकाव्य सच की क्या मिल जाएगा आपको गूगल पे, तमिल महाकाव्य, उसको हिंदी शिलप्पदिकारम ने दिया गया एक वर्णन लिखा है शिलप्पकारम। उस महाकाव्य का नाम भी आप ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रहेगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम और उसकी पूरी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। ये लिखा है, यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया था। कन्नगी को किस प्रकार दुख हुआ जब उसके पति को जो है मृत्युदंड दे दिया गया। आइए पढ़े, ओ मेरा दुख तो देखो, क्या कह रही है, ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते। संतावना मतलब क्या होता है, संतुष्टि तक नहीं दे सकते। क्या यही है कि इस विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है कि गोधूल कि इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वृक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। कह रही हैं, मतलब उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार दुखी शरीर को देखकर कैसे विलाप कर रहे हो। क्या कह रही है, मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है, वो कह रहे हैं, क्या भगवान नहीं है दुनिया में, क्या इस देश में ईश्वर नहीं है, पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागुणतुक मतलब जो है नवागुणतुक मतलब आगंतुक कह सकते हैं, मतलब जिसे जाना ना जाता हो के प्राण ले लेती हैं। क्या वहाँ की राजा की तलवार निर्दोष लोगों की प्राण ले लेती है। इसका मतलब क्या यहाँ ईश्वर नहीं है, क्या ईश्वर नहीं है ऐसे कहते हुए वो विलाप कर रही है। उसी का वर्णन कवि ने कन्नगी के दुखों का, क्या नाम था, कन्नगी जो उसकी पत्नी थी उसका वर्णन कर रही है। आगे बात किया, क्या था, कमिल पूछा, वहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये बनेगी, तमिल के महाकाव्य का नाम क्या है।
तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर रख लीजिए, पूछा जा सकता है। नाम है शिलप। किसी और से भी पूछ ले, जैसे आपको हिंदुओं का महाकाव्य पता होगा लेकिन तमिल के महाकाव्य का नाम बहुत लोगों ने नहीं पता होगा, तो शिलप्पदिकारम। क्या नाम था? शिलप्पदिकारम। आप लोगों को यहाँ से पता चलता है। बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से। बहुत एक और तमिल महाकाव्य जिसका नाम एक और मिलता है, दूसरा जिसका नाम है मणिमेखलाई। क्या नाम है? मणिमेखलाई। एक दूसरा महाकाव्य जो करीब 1400 साल पहले संतार द्वारा, जिसके द्वारा लिखा गया, उसका भी नाम है संतार द्वारा लिखा गया ना, सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी, वही कोलवनम जो मर गया था, जिसकी पत्नी ने बदला ले लिया और वो प्रेमिका उसकी माधवी थी और उसकी बेटी हुई थी, उसकी कहानी है। अच्छा, ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। क्या हो गई थी? कहीं खो गई थी। इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं, लेकिन इनकी भी जल्दी में इनकी जो है लिपियाँ मिली हैं। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ चुके हो, है ना। मिकाग्निमित्तम वगैरह जो कालिदास की बहुत रचनाएं हमने पढ़े, संस्कृत में लिखते थे। कालिदास वगैरह क्या लिखे? संस्कृत में लिखते थे। आगे देखते हैं मेघदूतम। कालिदास की एक रचना है मेघदूतम, उसका एक श्लोक है, आइए पढ़ते हैं। मेघदूतम का एक श्लोक कालिदास ने लिखा था, मेघदूतम। आगे तो यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत का एक अंश दिया गया है। यहाँ पर विरही प्रेमी बरसात के बादल से अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। क्या करता है? जो है विरही प्रेमी प्रेम के विरह से, प्रेम से दूर होकर बादल को अपना संदेशवाहक, बादल से बातचीत चल रही है और उसे अपना, जैसे कबूतर जो क्या होता था, हमारी चिट्ठियां ले जाता था, संदेश पहुंचाता था, उसी तरह बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कुछ चर्चा कर रही। आइए डिस्कस करते हैं क्या लिखा है। देखो इनमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। लिखा है, तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी भी भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस से बसी, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी, बादल के साथ धीरे धीरे बहेगी। बढ़ा चढ़ाकर उपमाएं दी जाती थी, उपमा की जाती थी, तुलना की जाती थी, यही तो होती, संयुक्त की जाती, यही तो होता है कविताओं में। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? जरूर कहा जा सकता है। उन्होंने क्या लिखा? बात को समझते हैं तो समझ में आएगा। लिखा, तुम्हारे बौछार से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली। अगर लिखा, शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। जरूर। क्या तुम्हें लगता है कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? प्रकृति का इतना अच्छा वर्णन कर रहे हैं, प्रकृति प्रेमी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? और क्या प्रकृति प्रेमी कहेंगे। अगर लिखा है, देखो जो कविताएं कहानी, उनके दो अर्थ होते हैं। सभी कविताओं और कहानियों, कविताओं के क्या होते हैं? दो अर्थ होते हैं। जो काव्य होते हैं इनके दो अर्थ होते हैं। आगे बात करें पुरानी कहानियों, आगे बात करें, बस चैप्टर धीरे धीरे फिनिश की ओर जा रहा है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। पुरानी कहानियों का संकलन क्या होता है? मतलब संकलन मतलब होता है, संकलन का अर्थ होता है इकट्ठा करना। संकलन मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। संरक्षण मतलब क्या होता है? सुरक्षित रखना। संकलन मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना इंग्लिश में। संरक्षण करना यानी कि डिफेंस करना कह सकते हैं, संरक्षण करना, है ना। और उसको जो है संरक्षण करना मतलब जो उसको सुरक्षित रखना। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले प्रचलित थी, इस काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। जैसे नाम से शब्द पता चलता है पुराना। पुराण में क्या लिखा? पहले पूरा पर लिखा है पूरा, फिर अगर बाद में लिखा आड़ा, तो पुराण का मतलब क्या होता है? पुराना कह सकते हैं, प्राचीन, पुराना या पुराना। देखो प्राचीन या पुराना। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। किसमें? पुराण कितने हैं? कमेंट करके बताइए। ऑप्शन दे देते हैं, चलिए 6, 7, 8, 9, 4 ऑप्शन है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। आगे बात, जिन्होंने मैं लूशन वाली सीरीज पढ़ी उसे जरूर देखा होगा। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे थे। किसमें? सरल संस्कृत श्लोक में लिखे जा गए हैं। इनमें सब इन्हें सुन या समझ सकते थे स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किसे? स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इसे सुन सकते थे। किसे? पुराण को। पुराण पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। लूसन में लिखा गया है। लूसन के फर्स्ट पेज की बुक अगर हिस्ट्री खोलेंगे तो मिलेगा आपको, फर्स्ट पेज पे मिलेगा। हिस्ट्री के फर्स्ट पेज पे बात में लिखी मिलेगी। बाएं साइड आपके जो है फ्रंट पेज, जैसे ही आप खोलेंगे हिस्ट्री का, उसमें जो है सबसे पहले पेज में नीचे लिखी रहेगी, सबसे लास्ट टाइप में, लास्ट स्टैंजा में लिखी होगी, जिसे
लोग सुन सकते थे। क्या करते थे, जो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिससे कौन लोग सुन सकते थे, शूद्र और स्त्री से पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ क्या कर सकते, सुन सकते थे। उनका पाठ मंदिरों में पुजारी और ब्राह्मण जो पुरोहित किया करते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य भी हैं, जो संस्कृत के महाकाव्य हैं, हिंदुओं के महाकाव्य हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत तथा रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। क्या रहे हैं, लोकप्रिय रहे। इनमें से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। सभी को रामायण और महाभारत की कहानी पता है। महाभारत कौरव, क्या लिखा है, महाभारत कौरव और पांडवों के बीच, पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पूर्ववंश, कौन सा पूर्ववंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। इसको कहानी के विषय में तो सबने पढ़ा है। जना दुर्योधन के विषय में, दुर्योधन था है ना, हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करने के लिए फिर लड़ाई होती पांडवों की तरफ से कृष्ण आते। महाभारत तो सबने देखी, 6, 7, 8, 10 बार देखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी की समझ में आ गई होगी। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में मानते हैं वह करीब 1500, क्या लिखा है, 1500 साल पहले लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, किसी रामायण महाभारत के बहुत बड़े ज्ञानी से आप ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो 2, 4, 10% तो धड़ाम हो ही जाएंगे कि महाभारत लगभग कब लिखी गई होगी। तो ये बता पाना कठिन होगा। ये बताना तो आप बता सकते हैं, क्लास 6 के एनसीईआरटी में दी गई है। लगभग 1500 साल पहले, 1500 साल पहले लिखी गई थी। माना जाता है कि पुराणों महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया है। बच्चा, संकलित मतलब कई बार अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, संकलित मतलब होता है जो है इसका संरक्षण करना, संकलन करना और संरक्षण करना। संकलन करना मतलब कह सकते हैं कि इसको जो है संकलन करना, इकट्ठा करना, इसको पूरा कलेक्ट करना, इसकी पूरी कहानी थ्योरी लाइन से लगाना, सब पूरा सिस्टम बनाना इसका। भारत में भागवत गीता भी है, जिसके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ा है। हाँ, हमने कक्षा 10 में भागवत गीता के विषय में नाम सुना है ना, गीता का लिखा था, बस बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं थी चैप्टर 10 में, लेकिन गीता के विषय में वर्णन किया गया है। महाभारत में ही भागवत गीता है। गीता के उपदेश, ये भी विषय, इस विषय में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, किसके बारे में हमको पता भी है। अब बात करते हैं महाभारत, अब रामायण। ये क्या है, हमारे 2 महाकाव्य हैं, जरूर याद रखिएगा। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है, राजा रामचंद्र के बारे में है, भगवान राम के बारे में है, जिनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। ये सब पूरी कहानी, रीजन क्या था, क्यों गए थे वनवास। अगर लिखा है, इनकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था, किडनैपिंग। यस, अगर सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी थी, फाइटिंग, युद्ध में विजय होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे थे। महाभारत की तथा ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया, बाद में लिखा गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन रट लीजिए, कभी भूलिए मत, कन्फ्यूज़न हो जाता है वाल्मीकि और तुलसीदास में। तो संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि जानते हैं, और हिंदी में ट्रांसलेट आपको पता है, रामचरित और रामायण सब कहानियाँ पता हैं। आगे बात करें, इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के विभिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत, नृत्य परंपराएं भी उभरती हैं। जैसे रामायण की लोग रामलीला होती है ना, और जो है रामायण के गीत भी गाए जाते हैं, नृत्य परंपराएं, आगे नाटक, रामलीला होती है। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर बचे। हमारे यहाँ तो भाई रामायण का नाटक, जिसे हम लोग रामलीला कहते हैं, प्रचलित है। कौन सा, रामलीला। और रामलीला से एक बात और याद आ गई, रामलीला एक मूवी भी आई थी, उसका एक गाना था, राम चाहे लीला चाहे राम, है ना। वो मूवी भी देखी होगी, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आइए बात करते हैं जो लोगों में कहानियाँ प्रचलित, उनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताएं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते और नाटक भी को खेलते थे। इनमें से कुछ को तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ के रूप में सुरक्षित हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी होगी, सुरक्षित कर दिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्पूतों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों पर दर्शाई गई थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। आइए उस कहानी को, बंदर की कहानी, बंदर राजा की कहानी। आइए बार पढ़ी होगी कहानी आप लोगों ने, पढ़ते हैं इसको फिर से। बंदर राजा की कहानी। बात करें, एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे कर अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। 80,000 अनुयायी मतलब कह सकते हैं भक्त।
अनुयायी मतलब जो है राजा के चेले, है ना, कह सकते हैं। अनुयायी मतलब चेले, भक्त कह सकते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। क्या हुआ? एक समय बंदरों का महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बहुत बड़े मीठे होते थे, इतने स्वादिष्ट कि आम धरातल पर नहीं उगते थे, सबसे मीठे स्वाद होते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर कर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया और उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसने वह आम मिला, उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए, अच्छा, जहाँ से वो आम गया था। आगे बात करें, वहाँ पहुंचकर राजा ने अपने दरबारियों ने खूब आम खाए और रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। दूसरे राजा थे ना, वो बंदर वाला राजा। आगे बात करें, बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनी को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी के को एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी पार न कर ली। और इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणों उपरांत होकर गिर गया। क्या हो गया? इस प्रकार से वह इतना थक गया कि मरणों उपरांत होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह देखा कि उसने बंदर राजा को बचाने की, क्या लिखा है? राजा ने जब यह देखा कि उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। उस बंदर राजा को जिसने अपनी प्रजा को नदी पार कर लेकिन खुद नहीं कर पाया। आगे मध्य भारत में भरहूत के पास स्पूत में मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है, एक कहानी को दिखाया गया है। आइए देखते हैं कहाँ, लेकिन वो नाम याद रखिए पहले। मध्य भारत में भरहूत के स्पूत में इसे दिखाया गया है। आइए, ये कहानी है। ये देखिए, ये सारे बंदरों को क्या करा रहे हैं? देखिए, ये सारे बंदर यहाँ के क्रॉस कराया जा रहा है। सारे बंदर को, ये बंदर हो सकता है, ये बंदर राजा हो, है ना, ये राजा हो, बंदरों का राजा हो। ये सारे बंदर इसको क्रॉस कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये क्रॉस कर रहे हैं। देखिए यहाँ एरो दिख रहा है, यहाँ से क्या कर रहे हैं लोग, ये क्रॉस कर रहे हैं। ये लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एरो दिखा रहा है, एरो पर यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, दिखाया गया है। क्या तुम बता सकते हो इसमें, क्या तुम बता सकते हो कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया है? क्योंकि यही प्रेरणादायक स्त्रोतदायक हिस्सा था, इसलिए इसे चुना गया है। आगे बात करें विज्ञान की पुस्तकें। आइए बात करते हैं बस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर धीरे धीरे पहुंचते हुए हम लोग बात करते हैं। प्लीज़ आप इसकी जो है नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। विज्ञान की पुस्तकें, लिखा है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी यह वैज्ञानिक तर्क दिया कि उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने के लिए भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग इतनी ही सही है ना। उनकी डिफिनीशन आज भी सही उतनी है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। आगे शून्य की खोज भी उन्होंने की थी ना। आगे बात करें, लिखा है अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यही दुनिया प्रयोग की जा रही है। लिखा है अंकों का प्रयोग पहले भी होता रहा, ऐसा नहीं पहले अंक नहीं प्रयोग होते, लेकिन अब भारत ने गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह। तो सोचिए, जो लोग पहले पूछते हैं क्वेश्चन, अच्छा बताइए शून्य नहीं थे तो पहले रावण के 10 सिर थे और कौरव 100 पुत्र थे, ये कैसे गिना था? तो उनके जो है मुंहतोड़ जवाब देने का बहुत अच्छा उत्तर आपको यहाँ से मिल रहा है। आप चाहें तो उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। मुंहतोड़ जवाब यही लाइन देगी, बस इतनी लाइन आप उनको सुना दीजिएगा। कौन सी? ये वाली। भारत के गणितज्ञों ने शून्यों के लिए, क्या ये लाइन आप लर्न कर लीजिए, बस यही आपके काम की लाइन है, जो हाईलाइट करने जा रहे हैं। यही लाइन, भारत
भारत के गणितज्ञों ने शून्यों के लिए एक नए चिन्ह की सिर्फ खोज की थी। क्या कि नया चिन्ह उन्हें मिल गया था, ये ओ, ऐसे ओ आकार का जिसे हम जीरो कहते हैं, सॉरी ऐसे इस प्रकार उनका जो जीरो था ऐसे करके ये जीरो आकार का इनका चिन्ह मिल गया था। ऐसा नहीं था पहले शून्य था, नहीं था, शून्य जरूर था पहले, लेकिन ये बात उन्हें बता दीजिए जो लोग कहते हैं कि बताइए शून्य की खोज अगर आर्यभट्ट जो है किन्होंने की, जो है शून्य के चित्र आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, महान गणितज्ञ थे, तो फिर ये बताइए कि श्रावण के 10 सिर 100 कौरव के 100 पुत्र थे, कैसे गिना जाता था? कहते बच्चा, भारत में गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह की सिर्फ खोज की थी, नया चिन्ह उन्हें मिला था, इससे पहले के लोग उस स्थान के लिए और कोई चिन्ह प्रयोग किया करते रहे होंगे। आगे बात करें रोम के निवासी, बस खत्म हो रहा है चैप्टर। रोम के निवासी शून्य के प्रयोग के लिए बगैर गिनती करते थे। रोम के निवासी पहले करते थे बिना सूर्य के। इसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आगे बात करते हैं कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। क्या कागज़, जो किताब हम पढ़ रहे हैं, वैसे तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी की किताब जो छपी है वे कागज़ पर छपी होती है। इसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आपको बढ़िया मिलने वाली बात है, हाईलाइट करने वाली बात है, क्या 1900 साल पहले। क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा बन सकता है। 1900 साल पहले लून नामक व्यक्ति ने क्वेश्चन किसी से भी आप पुटअप कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से, कि बताइए जो है कि कागज़ की खोज कब हुई थी, तो इसका ईयर बता सकते हैं आप। 1900 साल पहले किसने की थी? तो लून नामक व्यक्ति ने अब कब पूछा जाता कहाँ किया था? तो चीन में किया गया था। अच्छे खासे क्वेश्चन, इससे बहुत नंबर टॉप का स्टार मार्क कीजिए, ट्रिपल स्टार यहाँ लगाइए और काम की चीज़ें उठाइए। आगे बात करते हैं, उसने पौधों के रेशों, कपड़ों और रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। कैसे बनाया? ये भी जो अपने कागज़ का बनाया कैसे? उन्होंने पौधों के छिकले रेशे, जो पेड़ की छाल होती है वो कह सकते हैं, कपड़ों रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बना लिया, पीट कर ढेर बना लिया, उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उस पर उसका पानी निचोड़ दिया, तब सुखाकर कागज़ बनाया। हो सकता है पहले का कागज़ ज़्यादा मोटा रहता हो। लिखा आज के हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है, आज भी उपयोग जाती है। कागज़ बनाने के तरीके को सदियों तक गुप्त रखा गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया, सीक्रेट रखा गया। 1400 साल पहले 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद पहुंची। कहाँ? बगदाद पहुंची, और फिर बगदाद में से यह यूरोप आई, फिर अफ्रीका के लोगों ने जाना, फिर बाद में एशिया के अन्य भागों में और इस महाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। मोस्टम पूछा जा सकता है कि एशिया में हम लोग रहते, एशिया महाद्वीप में हम लोग रहते, भारत एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, जियोग्राफी सेशन स्टार्ट करेंगे, वहाँ डिटेल से जानेंगे इस विषय में, एशिया वगैरह के। तो बस हम ये समझ सकते हैं कि एशिया से ही बगदाद के, कहाँ? अपने यहाँ बगदाद से ही पूछा जा सकता है कि भारत में कागज़ की तकनीक कहाँ से आई? तो बगदाद से। कहाँ से आई? बगदाद से कागज़ की तकनीक आई। कब आई? 1800 साल के थोड़ा सा बाद कह सकते हैं, 1800 साल पहले से थोड़ा बाद कह सकते हैं आई होगी। तो कहाँ फैली, कब फैली, ये भी समझ सकते हैं। इस टेक्निक को गुप्त रखा गया। लिखा है प्राचीन भारत में पांडुलिपियों किस चीज़ों पर तैयार की जाती थी? तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। संकेत अध्याय पहले चैप्टर में था, तो हम पढ़ सकते हैं कि इसमें भुर्ज पेड़ की छाल से, आप लोगों ने, जिन लोगों में बच्चों ने साथ पढ़ा है, भुर्ज पेड़ की छाल से, किसको? भुर्ज पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी। जिन बच्चों ने ध्यान से और माइंड कंसंट्रेट करके अच्छे से पढ़ा है उन्हें ज़रूर पता होगा। पांडुलिपियाँ वह होती जिस पर हाथ पे लिखा जाता था। बेटा, अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी अभी ध्यान से नहीं पढ़ा है, जाके उस चैप्टर को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, उसके नोट्स बनाइए। अभी 12 चैप्टर हुए, मैं सिर्फ कहता हूँ उतनी चीज़ों की आप नोट्स बनाओ जो चीज़ मैंने हाईलाइट किया है, और जल्दी से नोट्स बना। इसके बाद क्लास 7 आप कमेंट में करेंगे तो क्लास 7 या फिर 6 की ही आगे शुरू करेंगे। तो बात करते हैं, आगे देखते हैं, फिर चैप्टर को फिनिश करते हैं। आगे बात करें, एक लिखा है, तुम एक मंदिर
मंदिर के मंडप में बैठे हो, अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। मैंने देखा है चारों तरफ खड़ा जो है मंडप में मंदिर के चारों तरफ खंभे लगे हुए हैं, तोरण लगाकर उन्हें सजाया गया है, उन्हें उकेर कर उसमें डिज़ाइन और आकृतियाँ भी बनाई गई हैं। ऊपर थोड़ी सी छत होगी, मंडप जैसे होता है। इन शब्दों को जरूर देखते हैं। लिखा स्पोत, स्पोत वह स्थान होता था जहाँ पर जो है टीला स्थान होता था ना, बाद में उस पर जो है बाउंड्री की गई, बाद में दीवारें वगैरह सारी बनाई गई। स्पोत के विषय में और थोड़ा सा बात करें इसी स्पोत की, तो स्पोत के बारे में ये बात होती है कि स्पोत में भी गेट लगे होते थे, वहाँ दांत जो है वगैरह सिक्के वगैरह ये सब रखे जाते थे, मिले हैं। मंदिर क्या होता था, मंदिर के विषय में सब लोग जानते हैं ना। वह स्थान जो हिंदुओं को पूजा धर्म स्थल होता है मंदिर कहते हैं। चित्रकला, इनकी चित्रकला जो है अनेक प्रकार की चित्रकला बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी की थी। महाकाव्य क्या होता है, जैसे जैन जो है तमिल का महाकाव्य है, और हिंदुओं का भी महाकाव्य महाभारत तथा रामायण है। आगे बात करें कहानी क्या होती है, कहानी मतलब स्टोरी बनी कहानी होती है ना। जो कहानियाँ वह होती हैं जिसमें किसी के जीवन चरित्र, कोई प्रेरणादायक स्रोत। कहानी हम सिर्फ इसलिए पढ़ते कोई प्रेरणादायक स्रोत, कोई सूचना, कुछ हमको जानकारी मिले तो कहानी कहा जाता है। पुराण क्या होता है, पुराण हमारे जो है लिखे गए हैं, जिसमें पुराणों में लिखा गया है। पुराण पवित्र ग्रंथ हैं हमारे। आगे बात करें गणित क्या होती है, गणित यानी मैथ जिसमें हम लोग जो गणना करते हैं। गणित क्या होती है, जिसमें हम भी किसी भी चीज़ की गणना, मैथ में गणना की जाती है, कैलकुलेशन होता है ना, मीज़र करना, ये सब मैथ में सिखाया जाता है। विज्ञान क्या होता है, विज्ञान यानी साइंस को हम हिंदी में विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलता है, विज्ञान। बाकी सारी डिफिनीशन आपको तो क्लियर है, क्या इसमें माथा पच्ची करना, विज्ञान क्या है, भूगोल क्या है। चलिए छोड़ो, आगे देखते हैं। आज इसका टास्क ये देंगे कि इसको चैप्टर को आप फिनिश करेंगे। क्या करेंगे, सब फिनिश करेंगे। जैसे यहाँ पर मिला है स्पूत, क्या मैंने बात की गई, सबसे पहले बात की गई स्पूत की। देवी देवता मूर्तियों स्थल की जगह स्पूत का थी, नया टीला होता था। यस, स्पूत एक प्रकार का क्या होता था, टीला होता था। फिर बात करें स्पूतों के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, स्तूपों के चारों तरफ क्या होता है, जैसे वृत्ताकार पथ को इसे दक्षिणा पथ कहा जाता था, दक्षिणा पथ कहा जाता था। मंदिरों में लोग इकट्ठा होने की जगह को मंडप कहते थे, मंडप के नीचे लोग बैठकर प्रोग्राम वगैरह करते। अभी जैसे शादी होती तो मंडप बनाया जाता, मंडप के नीचे सब लोग इकट्ठा होते हैं। अरे यार सारी लॉजिक है, सब एकदम आराम से इजीली हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़े नहीं है। लिखा है गर्भगृह के ऊपर लंबाई के निर्माण को, गर्भगृह के ऊपर लंबाई के निर्माण को, देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह। आगे बात करें शिखर, गर्भगृह के शिखर क्या होता है, गर्भगृह के ऊपर लंबाई निर्माण को शिखर कहते थे। और मूर्तियाँ वगैरह शिखर हो गया, खाली स्थान भरो, इनमें सब ये सब टास्क आप कर लिए। बड़े गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी। कौन, आर्यभट्ट जी बहुत बड़े गणितज्ञ थे। पूछा गया है गणितज्ञ का नाम, तो आर्यभट्ट जी थे। आगे बात करें देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं पुराणों में, वेदों में, पुराणों में। कहाँ, पुराणों में बात करें, पुराणों में मिलती हैं। आगे बात करें संस्कृत में रामायण को लेखक माना जाता है, किसे, वाल्मीकि जी को ना। और 2 तमिल महाकाव्य हैं, है ना, वो उनके नाम बहुत बड़े बड़े थे ना, हमने पढ़ा है, वो शुरुआत कर उनको आप देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं अब यहाँ से जो सन, किसी भी चैप्टर में अगर मैंने इसको डिस्कस किया है महत्वपूर्ण इतिहास, तो उसको आपको छापना है, नोट्स में छापना है, मतलब लिखना है, समझना है। स्पूत निर्माण शुरू हुआ 2300 साल पहले। ये जो है डिसेंडिंग आर्डर में बड़े से छोटे के क्रम में होती है। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास ने 1600 साल पहले। लौ स्तंभ भीतर गाँव में मंदिर और जनता की चित्रकारी आर्यभट्ट जी में डिस्कस किया गया 1500 साल पहले। और दुर्गा जी का मंदिर 1400 साल पहले। इस प्रकार से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। हमने एक विजय पाई और हमने इस प्रकार क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी दोस्तों ख़त्म कर ली। पूरा एनसीईआरटी एक बार आपको दिखा देते हैं। क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी हम लोगों ने फिनिश कर दी। और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पहले आप लोगों को बता, आप लोगों जिन बच्चे हैं जो स्टडी रूम है वहाँ पे इस मैप का प्रिंट आउट निकाल कर जरूर आप चिपका के रखेंगे, ठीक है। इस जो है मैप का, ये भारत का मैप है, इसकी जो है PDF में डिस्कशन आप कहेंगे डाल देंगे, या फिर जो है आप कहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो आप कमेंट कीजिए, उसको अपने पढ़ने के स्थान पर रखिए। और ये चीज़ें आप जरूर याद रखिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, ठीक है, किस स्थान पर जम्मू कश्मीर है। फिर हिमाचल प्रदेश, इन सब की कैपिटल जम्मू कश्मीर की श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश की शिमला, पंजाब की चंडीगढ़, और हरियाणा की भी चंडीगढ़, उत्तराखंड देहरादून, दिल्ली की नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, चीन की बीजिंग, नेपाल की काठमांडू, से भूटान की थिम्पू, सिक्किम की गंगटोर, राजधानियाँ सबकी याद करें। राजस्थान की जयपुर राजधानी, प्रदेश और देश सबकी याद होनी चाहिए। सारे स्टेट की तो अपने भारत की याद होनी चाहिए राजधानी, उसका एक वीडियो बनाया, जरूर देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश जो है बात करें तो अगर बिहार की पटना, है ना,
मध्य प्रदेश की भोपाल, झारखंड की रांची और महाराष्ट्र की मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, इन सब की राजधानियाँ याद रखिए। आगे बात करें जो है बांग्लादेश की ढाका, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ रायपुर, आंध्र प्रदेश अमरावती, गोवा की पणजी। आगे बात करें और बढ़े मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम आइजोल, असम की दिसपुर, मेघालय शिलांग, नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, उड़ीसा तिरुवनंतपुरम, म्यांमार की नई पायताव। आगे बात करें सबकी देश और जो है की राजधानियाँ याद करके आगे बात करें केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की तेलंगाना, कर्नाटक की हैदराबाद। ये सब इस प्रकार की राजधानियाँ जो है वर्धने वाली वो वाली सब सारी राजधानियाँ आप जो है याद कर लीजिए। इसके फिगर को आप ज़रूर जो है कहीं से नेट से मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो कमेंट मुझे कीजिएगा, मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा, पीडीएफ में डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद इसे अपने स्टडी रूम में ज़रूर लगा के रखिए। मिलते हैं अब नए सेशन में। आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइए कि किस चीज़ का आपको लेक्चर चाहिए। चलिए स्टार्टिंग में देख लेते हैं कि हमने इस प्रकार कितने लेक्चर कंप्लीट किए हैं, हमने कितनी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, कितने चैप्टर, हमने 12 चैप्टर थे, हमने लेक्चर तैयार है। पहले चैप्टर को सिर्फ 2 वीडियो में, पहले चैप्टर को 2 वीडियो में और इस प्रकार पहले चैप्टर को 2 वीडियो में और इस प्रकार हमने 12 के 12 चैप्टर क्लास 6, कौन सा क्लास 6 क्लास 6 की पूरी कंप्लीट हिस्ट्री कर ली। किसको? हिस्ट्री की बुक हमने कंप्लीट कर ली है। हिस्ट्री की बुक हमने कंप्लीट कर ली है। तो आप प्लीज़ इस और देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सी नई सीरीज लाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने एक मुकाम हासिल किया, एक कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।